बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी एंड यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। आज मैंने आपसे बात करनी है क्विकली कुछ ऐसी टिप्स की, कुछ ऐसी हेल्दी एडवाइस की जो हम सबको सेहत की तरफ भी लेके जाती है और पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जाती है। देखिए व्यूअर्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुश्किल होती हैं करनी, जैसे स्पेशल कोई डाइट प्लान क्रिएट करना, या जब लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की हम बात करें तो वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे बात होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डे टू डे चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेस जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद सेहतमंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी सेब की। सेब के बारे में तो आप जानते हैं, वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब दिन में खा लें तो डॉक्टर आपसे दूर ही रहेगा, यानी कि आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि सेब जो है वो आपको फाइबर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, विटामिन सी देता है। फाइबर जो वैसे भी निज़ाम हज़म के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सेब इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और दिल को भी हेल्दी रखता है। अब यहाँ पे मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अगर आपने सेब का इस्तेमाल करना ही है तो कोशिश करें कि वो जो कहते हैं ना कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ना सेब लें। करें कि जैसे सुबह नाश्ता है आपका, आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, स्कूल बच्चे जा रहे हैं या हस्बैंड काम पे जा रहे हैं या आप खुद काम पे जा रही हैं या व्हाटएवर, आपने अपने स्नैक के तौर पे एक फ्रूट बोल टाइप बना लिया। क्योंकि अभी मैं 2-4 और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप अगर कॉम्बिनेशन में यूज़ कर लेते हैं तो आपको जो मैंने ये मशवरा दिया है वो आपका टोटल जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। सो सेब आपने डेली का खाना है। अच्छा, उसके साथ साथ खाने की अगर मैं बात करूँ तो खजूर आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और खजूर अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी सेहत को बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। और आपके लिए होता ही है कि व्यूअर्स फूड कॉम्बिनेशंस होती हैं, जैसे कि आजकल सीड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, पम्पकिन सीड्स, चारों मगज़, वेरियस सेसमी सीड्स हो गए, तिल जिनको हम कहते हैं, इन सब को कंबाइन करके सीड्स की आजकल बड़ी बात हो रही है। सो अगर आप सीड साइकिलिंग की भी बात करें, दूसरी चीज़ों की भी बात करें तो कॉम्बिनेशन में भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो एक सेब की बात की, फिर मैंने खजूर की बात की। डेली अगर आप 4 खजूर का इस्तेमाल करें तो आपको कमज़ोरी नहीं होगी। अब ये उन लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी लो होती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप डेली 4 खजूरों का इस्तेमाल करें, या अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, वीकनेस शिकनेस का कोई इशू नहीं हो, तो 2 खजूर आप यूज़ कर लें। 4 खजूर डेली के इस्तेमाल करें, ये आपकी कमज़ोरी के एलिमेंट को भी मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ जो है आपको लो एनर्जी का अगर इशू है उसको भी रिजॉल्व करेगा। अगर आपको खून की कमी का इशू है तो आयरन का ये एक बड़ा अच्छा नॉन हीम फॉर्म है, यानी कि मीट से हट के खजूर जो है एक बड़ा अच्छा फॉर्म है आयरन का, फौलाद का। तो ये आपको आयरन भी देता है, पोटेशियम भी देता है, नेचुरल शुगर भी देता है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि एक सेब आपने ज़रूर दिन में लेना है। अब मैंने आपको कहा कि 4 आपने खजूर भी खाने हैं, इसमें अब आप 4 बादाम भी डाल दें। 4 बादाम डेली खाने से कैंसर के ख़तरात कम हो जाते हैं, कैंसर का डर कम हो जाता है, कैंसर से बचाव होता है। बादाम में विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपका दिमाग भी तेज़ करता है और आपकी स्किन को भी बेहतर बनाता है। ठीक है, अब 4 बादाम हो गए, 4 खजूर हो गए और 1 सेब हो गया, आपका फ्रूट सैलेड नहीं बन गया। लेकिन खैर, यहाँ पे लेमन की भी मैं बात करूँगी। 1 लीमू रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पानी में डाल के पी लें, तो यह आपके लिवर यानी कि आपके जिगर को डिटॉक्स करता है और आपकी स्किन को भी फ्रेश बनाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है। सो अब मैंने आपको क्या कहा कि आपने सेब यूज़ करना है, खजूर इस्तेमाल करने हैं, बादाम इस्तेमाल करने हैं और लीमू। आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, कट करके एक बोल, 1 सेब काट लिया, 4 खजूर कट करके डालिए या 2 खजूर कट करके, बादाम चॉप करके डाल दिए और हल्का सा लेमन डाल के उसको मिक्स कर लिया, आपका बहुत मज़े का एक फ्रूट सैलेड तैयार हो जाएगा। अब डेली अगर आप ये स्नैक के तौर पे खाएं तो काफ़ी हद तक आपकी फाइबर की और आपकी न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। इसके साथ आपने पानी के 8 ग्लास ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल डेज़ पे, और जिन दिनों में ज़्यादा गर्मी है, हब्स है, वटेवर, तो आपने 10 से 12 ग्लासेस पे जाना है। 8 से 10 ग्लास पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट भी होती है और आपकी डाइजेशन भी बेहतर होती है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हेल्दी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। इसके साथ दूध का ग्लास,
अगर डेली आप दूध का ग्लास पीना शुरू करते हैं तो आपकी हड्डियां भी स्ट्रांग हो जाती हैं। कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स, और ये आपके मसल्स को भी ताकत देता है। तो डेली अगर आपने लो फैट मिल्क का एक ग्लास पी लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी डाल दी और बिल्कुल एक 2-3 लाइक जैसे नमकदानी होती है या काली मिर्च की वो होती है बॉटल सी, हम उसमें ऐसे करके डालते हैं, तो एक लिटरली एक छोटी सी चुटकी काली मिर्च की, 1/4 चम्मच हल्दी और दूध। ये आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको वीकनेस हो रही है, या आपके हड्डियों के प्रॉब्लम है, या आपके मसल्स को रिकवर करना है, या आपके कोई चोटें हैं अंदर सिस्टम के या वटेवर है, तो वो सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है। तो एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च डाल दी। अब बड़ी सिंपल चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आपको ये बताया कि आपने एक छोटा सा फ्रूट सैलेड टाइप बना लिया, जिसमें आपने खजूर, सेब और आपने बेशक उसमें बनाना भी थोड़ा सा डाल दें, आपने उसमें बादाम डाल दिए, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया, या लेमन जूस आप किसी भी चीज़ में जो भी खाना आप खा रहे हैं, जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं, आपने दाल के ऊपर आधा एक नींबू निचोड़ दिया, अच्छी खट्टी दाल बन जाएगी और मज़े की भी हो जाएगी। सो डेली आपने ये चीज़ें करनी है। पानी के 8 से 10 ग्लास आपने यूज़ किए, और उसके साथ साथ 8 से 10 ग्लास के साथ आपने दूध का भी एक ग्लास पिया। ये चीज़ें व्यूअर्स आप करके देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएगी। और इससे सच्ची बात है, इंसान जब अच्छी खुराक लेता है, अच्छा पीता है, अच्छा खाता है, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपका लाइफ और लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट होता है। और अब फाइनली जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, नींद के 8 घंटे आपने ज़रूर पूरे करने। 8 आवर्स ऑफ स्लीप हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो आप मेंटली फ्रेश होते हैं, इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं, फिज़िकली भी एक्टिव होते हैं। नींद ना पूरा होने की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, एंग्जाइटी होती है और हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। और बाय द वे, निज़ाम हज़म, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। आपको पता है, जो लोग नींद नहीं पूरी कर पाते, अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। सो कोशिश करें कि एक अच्छी और हेल्दी लाइफ की तरफ अगर आपने जाना है तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आइए आप किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कनीज़, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, मुझे सबसे पहले तो एक बात बताइए, जो मैं भी कुछ सिंपल टिप्स की बात कर रही हूँ, कोई मुश्किल चीज़ है करने को? बिल्कुल नहीं। सेब खा लो, बादाम खा लो, खजूर खा लो। आप जैसे आते हो, मॉर्निंग शो पे आते हो, फिर आप अपनी जॉब पे जाते हो, आपका भी एक बड़ा बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल है। एक बॉक्स में अब सेब के ऊपर जब आप लीमू डाल लेते तो आपको भी पता है, तो उसका रंग इतना काला नहीं होता। बिल्कुल। आपने सेब, बादाम, खजूर थोड़ा सा लीमू पर डाल दिया, बड़े मज़े का एक खट्टा मीठा सा एक मिक्स बन जाएगा। और ये आपके पास एक छोटे से इतने से टपरवेयर के बॉक्स में फिट आ जाएगा। कितना को होता है, इतना सा एक सेब होता है, खजूर होते हैं, वो चीज़ें इतने से एक बॉक्स में आपने अपने हैंड बैग में डाल लिया, या कोई वर्किंग लेडी है उसने अपने हस्बैंड के वो टिफ़िन में डाल दिया, या लंच बॉक्स के अंदर अलहदा से डाल के भेज दिया। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। आप 2 बॉइल्ड एग ले लो, साथ खजूर कर लो। अगर नहीं भी टाइम तो वो तो बहुत इजी है। अगर आपके पास खाने का टाइम नहीं है, उसको बॉईल किया और वैसे ही आपने बैग में रख लिया टिफ़िन के अंदर, जब खाना है उसे पील ऑफ कर लो। बहुत सिंपल है। साथ खजूर ले लो, या 1 गिलास दूध का ले लो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ही मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन सबको छोड़ के ना दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। असल में ज़माना ख़राब देखिए, अब यही चीज़ें अक्सर लोग अगर किसी प्रोटीन बार पे पढ़ेंगे कि यार एप्पल फ्लेवर की प्रोटीन बार है, इसमें यही है, तो हम वो प्रोटीन बार 250, 300, 1000 रुपए की खरीद लेंगे। और वो एक तो बद जायका, दूसरी बात व्यूअर्स, बड़ी कम अब आजकल मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो प्योर हैं, जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल है। सोचने की बात है, अगर किसी चीज़ में फल फ्रूट है और वो पैकेट में बंद हुई हुई है और वो 6-6 महीने, साल तक पैकेट जो है वो ख़राब नहीं होता, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, तो वो भी आपके सिस्टम में जा रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ के साथ एक नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे बेटे आपको भी पता है, फल सब्जियाँ वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ऐसे ही है, घरों में आप उगा सकते हैं फल सब्जियां। और स्पेशली जब मैं बात करती हूँ फ्रूट्स की, तो व्यूअर्स हमारे मुल्क में सब्जियां तो फिर भी लोग खा लेते हैं, लेकिन सब्जियों को इतना पका देते हैं कि लिटरली उनके अंदर कुछ नहीं बचता, उनका कलर ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाता है। तो आज आप भी कुछ मज़े का किचन में बना रही है, उसकी तरफ हम आएंगे थोड़ी देर में। शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में हम जाएंगे थोड़ी देर बाद और उनसे जानेंगे, क्योंकि बड़े मज़े की आज वो चीज़ बना रही हैं जिसके अंदर हेल्थ का एलिमेंट भी है, बैलेंस डाइट भी होगी, सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हम मेंटेन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। देखते हैं कि ब्रेक के बाद शेफ़ कनीज़ फातिमा किचन में क्या बना रही है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कैसे हैं आप? अगर अभी अभी ट्यून इन किया है तो हमने सुबह सुबह तो शुरू में बात ये की कि भाई सेहतमंद और हेल्दी ज़िंदगी के लिए क्या करना ज़रूरी है, लेकिन किचन वो वाहिद जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली की सेहत बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। बच्चे बड़े सबका जी जाता है कि मज़े की चीज़ें खाएं, यमी यमी चीज़ें खाएं। क्या यमी चीज़ें सेहतमंद और हेल्दी हो सकती हैं? ऑफ कोर्स हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। राइट के रॉन्ग शेफ करीम? तो आप हमें बताइए कि आप आज क्या बनाने जा रही हैं और साथ में मेरे ज़िम्मे जो काम लगाना है वो भी लगा दो। ओके, जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन टिक्का मैक्रोनी। तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो कोई फ्राइंग करनी है यहाँ पे? पहले नहीं, सब कुछ सौते वगैरह करना है, सौते करना है। तो चलो मैंने ऑयल गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। और ये गार्लिक है। तो पहले क्या सौते करना है? पहले गार्लिक को लाइट ब्राउन करने के बाद हम चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें मसाला उसके बाद जो ठीक है, भी तो मैं अपनी मसाले सौतिंग शुरू कर देती हूँ। ओके। और आप इंग्रेडिएंट शेयर करें। ओके, सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है इसमें चिकन बोनलेस आधा किलो, मैक्रोनी 400 ग्राम, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने की चम्मच, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा प्याज गार्निशिंग के लिए, चिली गार्लिक सॉस भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है जितना आप ऐड करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें हम लास्ट पे जो गार्निशिंग करेंगे वो होंगे स्प्रिंग अनियंस। ठीक हो गया। अब हम मेथड की तरफ साथ साथ वो मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि क्या देखो करना है। कितने मुख्तसर से और कम से इंग्रेडिएंट्स है। कोई बिल्कुल। आपको 8 करोड़ चीज़ें डालने की अगर ज़रूरत नहीं आपको और भी वेजिटेबल्स डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटर भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। फिलहाल हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर अच्छा ये दिखा दूं कि आप लोगों से बात अभी हम ऑन एयर आए हैं, जितनी देर में मैं मोनोलॉग में अब हेलो हाय कर रही थी उतनी देर में आपने मैक्रोनी भी बॉईल कर ली। और बाय द वे आप ये चीज़ें बनाना शुरू करें तो आप तब भी मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। और जो मैक्रोनी बॉईल करने की एक छोटी सी टिप है, जब आप उसको बॉईल करने के लिए रखें तो पानी के अंदर आपने नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, क्योंकि जो मैक्रोनी, पास्ता या स्पैगेटीज़ जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं वो बिल्कुल चिपकती नहीं है साथ, वो वरना अक्सर होता है ना वो बहुत स्टिकी बनते हैं। और दूसरी टिप ये है कि जब आप उसको स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी के नीचे रखना है ताकि वो जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि जब तक गर्म रहती है ये मैक्रोनी, पास्ता वगैरह, उसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है। इस वजह से वो आपके बहुत ज़्यादा स्टिकी बनते हैं। और बाय द वे बाहर के ममालिक में पास्ता, कोई भी पास्ता हो, उसमें एक कनी छोड़ के उसको पकाया जाता है, बिल्कुल। मतलब कुक किया जाता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, उसको इतना कुक कर देते हैं कि उसके बाद अगर आप पानी ना गुजारे उसके अंदर से तो वो दलिया बन जाता है। और वो पकने के बाद वो वेजिटेबल्स चिकन के साथ ऐसे चिपका होता है कि जैसे वो मैक्रोनी का हलवा बना है। बिल्कुल। तो साथ ही साथ जो चिकन है वो सौते हो रहे हैं। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून गार्लिक ऐड किया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे टिक्का मसाला, क्योंकि हमारी रेसिपी का नेम ही है चिकन टिक्का मैक्रोनी। आप अगर टिक्का मसाला नहीं डालना चाहते तो आप बड़े आराम से इसके अंदर नमक, काली मिर्च और बाकी जो सॉसेज वॉसेज आपने बताए वो भी बना के डाल सकते हैं। बच्चे उसको बड़ा एंजॉय करेंगे। जैसे कि अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, दे डोंट वांट तिक्का फ्लेवर, अव्वल तो आपने इतना कम डाला है बिल्कुल कि कोई खास इतना मिर्ची वाला एलिमेंट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और नहीं डालना चाहते नॉर्मल स्पाइसेस डालें, उसको लास्ट पे कोयले का स्मोक दें, वो एक टिक्का वाला वो जो फ्यूजन है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बिल्कुल सही है। और जो हम थोड़ा सा खिलारा भी कम करते हैं ना साथ। अब ये देखें हमने थोड़ा सा इसको टिक्का मसाला, अब ये देखें लिटरली आपके सामने बातें करते करते तैयार करेंगे इटालियन फूड की, या अव्वल तो खैर ये देसी स्टाइल फ्यूजन है। और अब इसमें जाएगी नमक बिल्कुल हस्बे ज़रूरत डालना है, क्योंकि जो आपने आगे सॉसेज ऐड करनी है ना उसके अंदर भी नमक है, तो वो उसका आपने बैलेंस खुद से रखना है। बट ऑल एट द सेम टाइम याद रखें मैक्रोनी जो है उसको फ्लेवर इसी में से आना है, राइट? बिल्कुल इसी में से आना है, क्योंकि जो रेसिपी है वो इसी को कॉम्प्लीमेंट करेगी। और अगेन टिक्का मसाला अगर आपने नहीं डालना, टिक्का फ्लेवर बच्चों को स्पाइसी लगता है, तो नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर और बाकी ये जो सोया सॉस और बाकी सिर्फ आपने उसमें टिक्का मसाला एलिमिनेट करके बाकी चीज़ें डाल देनी और तो नॉर्मल मैक्रोनी बन जाएगी। चिकन को कोयले का स्मोक दे, वो एक टिक्का इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। तो ये जो चिकन है ये हो रही है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले जो वेजिटेबल डालनी है वो है गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है, तो इसके अंदर गाजर जाएगी। आपको अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपकी सू शेफ हूँ? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्योंकि आपको काम नहीं करना पड़ा, मुक्का मारो। हाँ वो एंड ग्लव पहन के कुड़ी साड़ी खड़ी हुई है। अच्छा एक बात व्यूअर्स, ये वाले ग्लव्स मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ,
बहुत कम पहनती हूँ, इवन दो शेफ़ हमेशा मुझे देती हैं पहनने के लिए। मेरे हाथों का में है इशू एक्जिमा का, तो जब ये इसके अंदर जो पाउडर होता है ना, वो मेरी स्किन को कट करना शुरू, इसीलिए मैं आप देखते हैं कि मैं काम करते करते बार बार हाथ धोती हूँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसा इशू है तो उसका ऑल्टरनेटिव या तो ढूंढ ले। घर पे तो मैं ये करती हूँ कि अपने हाथों पे ना अच्छे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से ऑयल लगा के फिर मैं ये ग्लव्स पहन लेती हूँ। तो होता ही है कि फिर मेरा एक्जिमा उससे कंट्रोल नहीं होता। बट ऑब्वियसली प्रोग्राम के दौरान करें तो फिर आपके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं जब आप उसको उतारते हैं। तो ये देखें, तो ये जो आपने वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ओवर कुक्ड करेंगे तो वो एक सालन टाइप टेक्सचर आने लग जाएगा। और देखिए सब्जियां, अब गाजर जैसे आपकी है, गाजर में थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं कि देखें आपने मैक्रोनी बनाई वो नरम है, चिकन को भी कुक कर लिया वो भी सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी जब कुक होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो कम से कम क्रंच शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर से होनी चाहिए, मज़े का इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब मजीद सॉसेस डालनी है इसमें? नहीं, पहले वेजिटेबल्स होगी, जिस गाजर हो गई है, अब इसमें हम शिमला ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कोई इतना लंबा हमने नहीं कुक करना किसी भी चीज़ को, और इसको भी सिर्फ 1-2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम बंद गोभी भी डाल देंगे। और ये है मेरे पास चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता है, आपने ये बना लिया और आपने थोड़ा सा इस पास्ता को सॉसी रखा, आपने इसको एक ओवन की डिश में डाला और उसके ऊपर से आपने वाइट सॉस और चीज़ डाल दी। बिल्कुल। और अगर आपने वाइट सॉस नहीं डालना तो सिर्फ चीज़ डाल के भी आप उसको बेक होने के लिए ओवन में डाल सकते हैं, सिर्फ इतनी देर के लिए कि वो चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसको पकाने का तो कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी चीज़ मेल्ट हो जानी चाहिए। हाँ जी, एंड देखिए ना, इट्स अ क्विक झटपट रेसिपी। इसके साथ आपको सैलेड सूलेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें गाजर भी डाल रहे हैं, शिमला मिर्च भी डाल रहे हैं, बंद गोभी भी डाल रहे हैं, तो मतलब ये वन कंप्लीट मील है। ये आपने बच्चों को इस तरह से दे दी, इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा कंटेंट है, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी अच्छी इसके अंदर जा रही हैं, हम ओवर कुक नहीं कर रहे वेजिटेबल्स को, सो इट्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव। और अगर आप डाइट के पर्सपेक्टिव से खाना चाह रहे हो तो अपने मैक्रोनी पास्ता की क्वांटिटी कम कर दो, और जो वेजिटेबल्स और चिकन है उसकी क्वांटिटी आप उसको इंक्रीज कर दो, तो वो आपके डाइट के एलिमेंट से भी बहुत अच्छा जाएगा। ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा, एक डेली रूटीन में कुछ ज़रा हट के मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। अब इसके अंदर हम जा रही है बंद गोभी, इसको बिल्कुल भी हमारा ज़्यादा पकाने का कोई मकसद नहीं है, और साथ ही हम डाल देंगे प्याज। अगेन प्याज का मलीदा निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज भी इस तरह चंकी जाता है, थोड़ा सा आपने उसको कुक करना है ताकि उसका वो जो एक स्मेल सी होती है वो निकल जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका क्रंच रहना चाहिए। और ये देखें कोई आपको ऑयल नज़र आ रहा है, बस इतना डला है कुकिंग के लिए, क्योंकि जहाँ पे फैट आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ओवरडू करना भी ज़रूरी नहीं। मैंने इवन बहुत से लोगों को देखा वो मैक्रोनी को ना सालन की तरह बनाते हैं, उसके अंदर हल्दी, गरम मसाला और पता नहीं क्या क्या, मज़ा नहीं आता, अदरक लहसुन पेस्ट भी, तो वो ऐसे लगता है जैसे हांडी तैयार हो रही है। हाँ, ये है सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं अगर आपने वाइट और ये है चिली सॉस। क्या बात है, ये देखें। अब बताएं इसका अरोमा कैसा आ रहा है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और व्यूअर्स वो वाली जो सालन वाली स्मेल है ना वो नहीं आ रही, इवन दो हम ये टिक्का स्टाइल बना रहे हैं। बिल्कुल। अब हमने इसको कोयला भी देना है कि स्मोक के नहीं? हाँ जी बिल्कुल देना है, हमारे पास कोयला बिल्कुल है, कोयला मैं निकालती हूँ। आप कोयला निकालें, हम इतनी देर में इसको कर देते, क्योंकि आई थिंक आप पहले कोयले का स्मोक देंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि जब अगर हम पहले बाद में देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा, और वो पास्ता में हमने डालना है सिर्फ फ्लेवर चिकन के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ये हमने यहाँ पे डाल दिया, लिटरली छोटा सा एक पीस आपने कोयला का कुक होने के लिए डालना है, और उसके बाद आप उसको इसके ऊपर रख के अपना काम कर लेंगे, और साथ साथ अपना काउंटर भी साफ़ करें। हाँ, देखिए साथ साथ जब सफाई करता है ना बंदा तो खलारा ज़्यादा नहीं मचता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतना ज़्यादा गंद मचा देते हैं कि एंड में उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है किचन में, मतलब कि आप सही से रह भी नहीं पाते, कोई स्पेस ही नहीं बचती। बिल्कुल। अब हमारे एक ही इंग्रेडिएंट रह गया, केचप एंड मैक्रोनी, चिली गार्लिक सॉस। ओह यस, चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस या मैक्रोनी, या अगेन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और आपके घर के बच्चे नहीं खाते, आजकल बहुत ही बच्चे जो है ना बर्गर से हो गए हैं, खाते ही नहीं है, तो जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कोशिश ये करें कि
आप इसके अंदर वो वाली चीज़ें डालें जो घर में बच्चे वगैरह आराम से कंज्यूम कर लेते हैं। अब उसके अंदर एक बहुत मेजर चीज़ जो है वो ये है कि जैसे चिली गार्लिक सॉस आपकी जगह आप केचप डाल दें और बाकी सारे जो मसाला जाते हैं आप उनको नहीं होने दो भी 2 मिनट 2 मिनट होगा। आपने इसको स्पून में रखना है। हाँ जी, स्पून में। फॉइल पेपर नहीं भी है आपके पास तो आप स्पून रख लें, स्पून रख के उसके ऊपर आप अपना कोयला रख लें। उसके बाद आप स्पून और कोयले दोनों को उठा लें और ये हमारे पास आ गया उसके ऊपर कवर डालने के लिए। और ये कोई इतनी लंबी प्रोसेस नहीं, ऑयल अगर हमारे पास है तो अगर मुझे वो थोड़ा सा हैंड ओवर हो जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कतरा आपने उसके ऊपर ऑयल का डाल के वो करना है। तो ये हम करेंगे ये कि मैं अब ये स्पून इसके ऊपर रख रही हूँ, बिल्कुल कोयला हम इसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर 2 कतरे डाल के उसको कवर कर देंगे, फिर कोयला और 2 या 3 मिनट का बस आपने उसको स्मोक देना है। ये 2 मिनट, ये लिटरली व्यूअर्स कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना को मतलब खपना है किसी चीज़ के पीछे या नहीं। इसको निकाल और अभी शायद 10 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे हमें बनाना स्टार्ट नहीं नहीं बिल्कुल हाँ अभी कोई 10 मिनट्स हुए होंगे। उसमें हमने गप भी लगाई, बात चौथ भी की, ये भी किया। अब आप ये देखें ना कि चिकन के जूसेस भी निकल रहे हैं, बस उसको इतना ओवर कुक नहीं करना कि वो बिल्कुल ही जो है वो चिकन भी सख्त हो जाए। अभी भी उसके अंदर जूसेस हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसके ऊपर स्मोक उठा लूँ, डाल दूँ। हाँ जी, डाल दें स्पून सेंटर में, स्पून सेंटर में। और ये ले आपका ये आ गया। लीजिए जी आपने एक 1 2 3 ये ले जी, बस ये हमारा सेकंड लास्ट प्रोसीजर था। इसके बाद डायरेक्ट मैक्रोनी ऐड होगी। इसके बाद हम ये नहीं डालेंगे, पहले ये लास्ट पे डालेंगे, लास्ट पे डालेंगे। ये देखिए आराम से अभी अब देख रहे हैं कि इसमें अंदर धुआं क्यूमुलेट होता जा रहा है, क्यूमुलेट होता जा रहा है। आपको लिटरली अब दिस इज़ इनफ राइट। अगर हम अभी 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद हम इसको उठा लेंगे और काम हो गया। अब इससे ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी व्यूअर्स क्या हो सकती है कि आप बैठे बैठे आराम से, एंड अगेन आप पे डिपेंड करता है आपने कितना स्मोक देना है। और ये मेरी मिडनाइट क्रेविंग होती है, रात के 2 बजे मैं सिर्फ 20 मिनट्स में बना के बैठ के खा रही हूँ। हाँ लेकिन रात को इतनी हैवी चीज़ वो अच्छा चलो मिडनाइट क्रेविंग। अच्छा वो देखो ना उसका धुआं खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये लीजिए हो गया। आप एक सेकंड आए गरम हो, मैंने ग्लव्स पहने हैं। ग्लव्स तो पहने हुए लेकिन गरम भी तो है। अच्छा चलो ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम मैकरोनी डालेंगे राइट। यस राइट, मैं मैक्रोनी लेके आती हूँ। दोनों? हाँ जी दोनों। अब आप क्वांटिटी देखें व्यूअर्स, आप क्वांटिटी देखें कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी मैकरोनी बन रही है और कितने ज़्यादा लोग इसको खा सकते हैं। अब आप सोचें कि घर में डिनर है, आपको नहीं समझ आ रही है, आप मतलब कोई एक देसी डिश आपके मतलब घर पे, जैसे आप दाल चावल बने हुए हैं आपके, आपने एक ये मैकरोनी की डिश बना दी, आपकी एक चिकन की डिश भी हो गई और इतनी महंगी भी नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका खाना तैयार हुआ है। हाँ और बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, ना कि बहुत ही कोई ओवर कॉस्ट जाते हैं। चिकन, वेजिटेबल्स जो कि अफोर्डेबल हैं और सॉसेस वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है। सॉसेस डालनी है इसमें? ये अब जाएगी चले गार्लिक सॉस, घुमा के डालना ऊपर से ताकि मिक्स कर लें, इतना मसला ना हो। ये चलो जी। मुझे बताएं कि अब इससे क्विक रेसिपी, मतलब हमारा किचन का सेगमेंट डन है व्यूअर्स। अब सिर्फ वो हमारी शेफ़ ने इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करनी है एंड दैट्स इट। मतलब इससे ज़्यादा क्विक मज़े की झटपट रेसिपी हम नहीं आपके साथ शेयर कर सकते। सो आप भी ट्राई करें। ये देखिए थोड़ा सा उसके अंदर टिक्का मसाला और डाल दिया। जस्ट लास्ट पे जो मैक्रोनी हमने डाली उसमें भी एक फ्लेवर आ जाए टिक्का मसाला थोड़ी सी, हाँ बट लाइटली, ताकि वो ओवरडू ना हो। बिल्कुल। आपने सिर्फ तब तक और कोशिश करनी है कि हाथ आप हल्का रखें, क्योंकि आप अगर उससे करेंगे और इंडिविजुअली जो है वो मैकरोनी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, चलो जी, दैट्स इट। आपने क्योंकि गरम गरम हमने मैकरोनी तैयार की थी, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ज़्यादा देर कुक करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ठंडी आपने मैकरोनी डाली होती, जो यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता, तो फिर आपको ज़्यादा, देयर यू गो, मैकरोनी इज़ रेडी। और आप इसके ऊपर चीज़ डाल के भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। बिल्कुल स्टिकी नहीं। हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो डायबिटीज़ में आंखों के क्या मसाइल होते हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इनकी बड़ी कामयाब माशाल्लाह गुलबर्ग में और DHA में प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और अगर ये कहूँ कि हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। फैमिली क्या, फैमिली का हर बंदा। अभी पिछले दिनों मेरे हस्बैंड के जो शोफर हैं जो उनको ड्राइव करते हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, वो भी आपके पास आए। और उस दिन भी जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने आपको कहा डॉक ये क्या नॉनसेंस है। बिल्कुल सही। मेरे अपने ड्राइवर सुहेल भाई, उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, ये मुमताज़ भाई को भी डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई। तो ये तो इतने, और ये यंग लोग हैं। एग्जैक्टली। ये अपने 30s में है लोग। वेरी राइट, वेरी 30s की एज में आपको डायबिटीज़ हो जाना एक बड़ी अपसेटिंग बात है। और उसके बाद फिर अब आपके पास मैंने भेजा क्योंकि आपसे मेरी पहले एक दफ़ा बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि जुगन अम्मी को अगर डायबिटीज़ है तो उनकी आंखें भी चेक लाजमी। उसी के बाद फिर जब सुहेल भाई का मसला हुआ आपके पास भेजा, फिर इस तरह मुमताज़ भाई को भी आपके पास भेजा। तो मुझे बताएं कि डायबिटीज़ और आंखों का क्या ताल्लुक है? डायबिटीज़ तो खून और ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होती है। शुगन, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आप पहले समझें, जो ब्लड है ना, जो पूरे के पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है, वो उस जगह जहाँ जहाँ खून की नाली है वहाँ ब्लड जाएगा, और जिसमें शुगर होगी तो वो शुगर उस जगह पे जाके इफेक्ट करेगी। अब होता क्या है, जो शुगर है ना, जो ब्लड के अंदर, वो वेसल्स की डिजीज़ है। हम तो कहते हैं ना जी शुगर बढ़ गई, शुगर, उससे होता क्या, उससे ये होता है शुगर की जो ब्लड की वेसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारी आँख के अंदर वेरी स्मॉल वेसल्स होती हैं जो रेटिना को सप्लाई कर रही होती हैं, उनके अंदर जो प्रोटेक्टिंग बैरियर्स होते हैं ना, उसको वो शुगर तोड़ना शुरू कर देती है। पैरासाइट्स कहते हैं उसको। लॉस ऑफ पैरासाइट्स होने की वजह से क्या होता है, खून, ब्लड जो है ना, उसमें से निकलना शुरू हो जाता है वेसल्स में से, और जब वो वेसल्स में से बाहर प्रोट्रूड करना शुरू हो जाता है उसके ऊपर ही न्यू वेसल्स डेवलप होती हैं, और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले बात समझें कि शुगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। 26% इस वक्त प्रेवलेंस रेट है। चाइना और इंडिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, और उसमें हर तीसरा बंदा आपको डायबिटीज़। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में तो 1.5 अरब से ज़्यादा एक्टिव पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के। पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त पेशेंट्स हैं, और वो सारे के सारे पेशेंट्स जिनको शुगर है, उनको सर के पाँव, मतलब बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर ऑर्गन इफेक्ट होता है, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है। अब जिसने आपने कहा कि जी आंख का और उसका क्या ताल्लुक है, मैडम आंख, रेटिना आपका, जिससे आपने देखना है, उसके अंदर सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो हैं, उसके अंदर शुगर जब बढ़ती है तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आंख के डॉक्टर को फेस करना पड़ता है जब वो शुगर के पेशेंट को दिखाता है। उसमें सबसे ज़्यादा एडवोकेट जो हम चीज़ कहते हैं कि बचा लो अपनी आंख को। जिसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने कहा था यू हैव टू सेंड द पेशेंट्स, और एक पब्लिक मैसेज, एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर जिस पेशेंट को शुगर है वो शुगर वाले डॉक्टर को तो चेक कराए, साथ अपने आंख वाले डॉक्टर को लाजमी चेक कराए, और गुर्दों के डॉक्टर को। और अब व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे इस वक्त एक आंखों के डॉक्टर से बात करें जो माशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अपना हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, मुबारकबाद देना चाहूँगी और गुड लक भी कहना चाहूँगी। और आपकी ये बहन आपके साथ हमेशा खड़ी है। देखिए व्यूअर्स, बात पता है क्या है, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है तालीम की, पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर, और हेल्थ सर्विसेज की। जिस मुल्क में तालीम और सेहत के मामलात हल हो जाते हैं, व्यूअर्स आपको भी पता है 90% मसाइल वहीं पे खड़े खड़े हल हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, जिनको हमेशा मैं आपको पता है तस्बीह देती हूँ फरिश्तों से कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे अगर फरिश्ते भेजे हैं तो वो डॉक्टर्स हैं, तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और इनको इनकरेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो आगे हमारे ख़ानदानों को और हमारे अपनों का ख्याल रखते हैं। तो डायबिटीज़ जहाँ पे, क्योंकि अगर खून की बीमारी है तो खून कहाँ कहाँ से गुजरता है, हर जिस्म के हिस्से के थ्रू गुजरता है। आँख से लेके ENT से लेके आपके गले से लेके आपके पेट, आपके निज़ाम हज़म से लेके आपके गुर्दे, आपके जिगर, हर ऑर्गन, दिल। सो हर चीज़ का चेकअप एक दफ़ा कराना, कंप्लीट हेड टू टो चेकअप कराना बड़ी ज़रूरी चीज़ है अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो फिर आपको वो रेगुलर चेक कराना है, राइट डॉक्टर साहब? और आपको बताऊं मैं, एक बड़ी की बात ये है, पेशेंट को कैसे पता चलता है, एट टाइम्स क्या होता है कि शुगर वाले पेशेंट को खुद पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर है। हाँ, मैं अब यही आना चाह रही थी कि अब किसी को अगर डायबिटीज़ है, उससे शुरू में डायबिटीज़ के चेक करा ली, आंखें डॉक्टर ने कहा नो प्रॉब्लम। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जिनसे इंसान को पता चलेगा कि 1 मिनट मेरी आंखों का मसला खराब हो रहा है, मुझे आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आंखों के डॉक्टर के पास बिल्कुल एक एज के बाद साल में एक दफ़ा जाना चाहिए। लोग नहीं जाते, ऐसे ही है। तो गाइड करें हम। देखिए जुगन, सबसे पहली चीज़ है, जो एक पेशेंट जो शुगर वाला अगर डायग्नोज हो गया है और डॉक्टर साहब ने उसको देखा है और उसमें डायलेटेड फंडस, एग्जामिनेशन हमेशा ये पब्लिक मैसेज है कि जब पर्दे शुगर को देखना है तो ड्रॉप्स चलवा के देखना है, ड्रॉप्स चलवा के 15-20 मिनट्स बैठ के डायलेट करके फुल फंडस के साथ देखना होता है। और अगर पहली दफ़ा एग्जामिनेशन के ऊपर हर चीज़ ठीक नज़र आ गई और पेशेंट ने कहा है, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर आपको कम से कम 8 महीने से 9 महीने 10 मंथ्स, अ ईयर टाइम समझ लें, 1 साल आपके पास होता है कि उस दौरान अगर आप बदपरहेज़ी भी करते हैं तो शुगर की चेंजेस नहीं आती अगर एक दफ़ा पर्दा बिल्कुल ठीक है। सो अगर एक पेशेंट का पर्दा बिल्कुल ठीक है तो साल में एक दफ़ा, लेकिन अगर उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई है, अब तब्दीली जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है मैडम, उसमें हमें लाइव रेटिना के ऊपर खून के स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, खून की नई नाली नज़र आना शुरू हो जाती है, खून के अंदर बैंड्स नज़र आना शुरू, ब्लड नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर एक डॉक्टर पर्दा चेक करता है और उसको खून अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी कि अर्ली प्रोलिफरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो हर 3 महीने बाद उसने डॉक्टर ने उसको चेक करना है। प्रोलिफरेशन से मुराद ये है कि अब खून की नई नालियाँ निकलना शुरू हुई, तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एक टाइप है। क्या अंधे भी हो सकते हैं? मैं यही बता रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि प्रोलिफरेटिव अगर शुरू हो गई ना, यानी कि अब खून की नई नालियाँ आना शुरू, खून आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत अलार्मिंग, इसमें आपकी आंख की नज़र जा सकती है। अमेरिका या किसी और जहाँ पे लॉ सूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, द मोमेंट प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट आता है, डॉक्टर एक ही बात कहता है कि यू गोना लूज योर आई साइट। ये पहली बात, जितना मर्जी स्टीव चार्ल्स जो मर्जी दुनिया का बड़ा सर्जन हो, द फर्स्ट थिंग जो उसे कमिट करेगा वो ये कहेगा। उसकी वजह है कि वो लेट हो गया हुआ है, तो आपने वो स्टेज नहीं आने देनी। आपने पेशेंट की लेजर्स, पेशेंट्स की ख़ास किस्म के इंजेक्शन, अब एक बहुत बड़ी बात पे मैं अब आऊँगा इसके ऊपर कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकेगा। सो अगर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक यानी कि आंख के पर्दे में खून आ गया है, तो इसका मतलब आपके गुर्दों में भी खून आ गया होगा। बेड़ा गर्क, आंख में अगर खून आ गया इसका मतलब गुर्दों में भी खून आ गया, यानी कि लीकेज शुरू हो गई है ना, लीकेज सिस्टम में शुरू हो गई है, लीकिंग शुरू हो गई है। ठीक है। सो आपने आंख को तो रेटिना को आप कर देते हैं, गुर्दों में जब पेशेंट बेचारे डायलिसिस पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनको ट्रांसप्लांट करने पड़ जाता है। आंख का राइट टाइम पे तशखीस करा ले तो गुर्दे खराब होने से आप बच सकते हैं। Exactly. क्योंकि 90% लोग व्यूअर्स डायबिटीज से नहीं फौत होते, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से फौत होते हैं, जैसे कि गैंग्रीन हो गई। अब वो डायबिटीज तो नहीं है, गैंग्रीन तो इसलिए हुई क्योंकि नालियाँ बंद हो गई, तो नालियाँ बंद भी होती हैं और फट भी जाती हैं और नई नालियाँ भी बन जाती हैं, पर्दे में नई नालियाँ बनती हैं। अब इस वक्त अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज से बंदा अंधा हो जाता है क्योंकि आपकी आंख की वो रेटिना ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है क्रिस्टल से आंख। वो भी यही चीज़ है। देखिए जी, लेंस के पीछे रेटिना है, जब प्रोलिफरेशन शुरू हुई, ब्लड आ गया, तो वो क्या, ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पर्दे को अपने साथ उखाड़ देता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट सबसे बड़ा कॉज होता है, रेटिना ट्रैक्शन के साथ डेड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डायबिटिक मैक्युलर एडीमा, मैकुलर एडीमा, डायबिटिक मैकुलर एडीमा दूसरी पैथोलॉजी है जो, अच्छा ये दूसरी, पहले ये मुकाते हैं, पहले ये मुकाते हैं, तो अब इसका हल क्या है? अब देखिए क्या है, सपोज अगर पेशेंट को खून आना शुरू हो गया है, गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर आर्गन लेज़र थेरेपी है, फ़ौरन उसकी लेज़र थेरेपी शुरू कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान में मशीनें नहीं होती ना। नहीं, हमारे पास अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हर जगह के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट, की मेक श्योर कर रही है कि हर जगह, हर गरीब, हर डिस्पेंसरी में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और डॉक्टर ट्रेंड हो। हम खुद ट्रेन करते हैं जूनियर स्टाफ को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ्थेमोलॉजिस्ट को। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था मैडम पूरे पाकिस्तान में। अभी तो पाकिस्तान की कितनी आबादी जिनको बचा लिया गया है अंधा होने से, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने सरकारी तौर पर ट्रेंड किए हैं पेशेंट्स, डॉक्टर्स को, कि वो जाके अपने हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये काम करें ताकि उन लोगों को रेटिना की बीमारी से बचाया जा सके। और अब इस वक्त अगर सपोज एक एडवांस कंडीशन के साथ पेशेंट आता है तो मैडम इंजेक्शंस, पहले आपको सुना होगा अपने इंजेक्शंस लगते हैं ऑल दैट, उस इंजेक्शन की निस्बत लेज़र ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेज़र को मैं ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ। इंजेक्शंस के साथ अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आंखों की नज़र जा भी सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है और बड़े मामलात हो सकते हैं। तो लेज़र दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी। फौरी तौर पे लेज़र करनी चाहिए पेशेंट की, 3 या 4 दफ़ा लेज़र होनी चाहिए ताकि पर्दे को आप स्टॉप किया जा सके, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके, लीकेज को स्टॉप किया जा सके और पेशेंट को रिवर्स कर लें। अगर आप अच्छी लेज़र करते हैं, पेशेंट को वक्त के ऊपर ट्रीट करते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा, उसकी नज़र बच जाएगी। भाई डॉक्टर जैन बात, अच्छा ये तो ये वाला टॉपिक मुक गया, राइट। यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि अब ये जो हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा की बात करें, ये क्या है व्यूअर्स? डायबिटीज़ से कोई एक आंख की बीमारी नहीं होती, बहुत सी हो जाती हैं।
एक्चुअली तो सोचने की बात है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने की कोशिश ना करें, ना कि हम बीमारियां जो उससे हो रही हैं उसको रिवर्स करते हैं। ऑफ कोर्स वो तो आपने करना ही है इनिशियली, जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन ये तो प्रूवन बात है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से आप जान छुड़ा सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे डायग्नोज हो जाए आपका और आप उसको रिवर्स करना शुरू कर दें और आप प्री डायबिटिक में अपने आप को ले आएँ। बहुत से टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग वापस गए हैं, लेकिन ज़ाहिर अगर 10 साल से और अब आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अभी पता चला है कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक सीवियरली हैं, उसको वापस कर लें, क्योंकि जानलेवा बीमारियां हज़ारों हैं जो डायबिटीज़ की वजह से आपको हो जाती हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डायबिटिक मैकुलर एडीमा क्या है ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब की लाइक आई सेड प्राइवेट प्रैक्टिस भी है इन गुलबर्ग एंड इन DHA। डॉक्टर साहब, हम अभी डायबिटीज़ और आई डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, फोकस हम 2 मेन पे ही कर रहे हैं। वैसे तो व्यूअर्स, आपको अगर डायबिटीज़ है तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि आपकी आईसाइट भी वीक होती चली जाएगी, आपकी आंखों में कमज़ोरी आएगी। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा रेकमेंडेड होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी मुझे पहले गाइड किया, एवरी 6 मंथ्स अगर कोई नॉन मेडिकल प्रॉब्लम आंखों में नहीं चल रहा, जैसे कि एक बीमारी की हमने अभी बात की, अब हम करने लगे हैं एक और की, अगर ये नॉन नहीं है और ये नहीं है तो फिर डायबिटिक पेशेंट ने, शुगर के मरीज़ ने, ज़ियाबतीज़ के मरीज़ ने हर 6 महीने के बाद, यानी कि साल में 2 दफ़ा अपना चेकअप आंखों का कराना ही कराना है। आपको पता भी नहीं चलता और आंखों की ख़राबी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है, इसीलिए एवरी 6 मंथ्स के राइट टाइम पे पकड़ा जाए। राइट डॉक्टर साहब? अब वापस आ जाते हैं अपनी सेकंड, एक तो हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की, अब मैंने बात करनी है डायबिटिक मैकुलर एडीमा। ये जुगन बड़ी अच्छी आपने निकाली बात पूछी। मैकुला से मुराद पर्दे का वो हिस्सा है जो 6/6 विजन रिस्पॉन्सिबल है। आप जब इंसान देखता है कि जो सेंटर पार्ट है जिससे इंसान की 6/6 विजन डेवलप होती है, दैट इज़ मैकुला। और अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मतलब जिसे कहते हैं चैलेंज है हमारे लिए कि एक मैकुला जो है सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है डायबिटीज़ में, और अगर वो इफ़ेक्ट हो जाए तो उसे हम अपनी ज़ुबान में मैकुलर एडीमा कहते हैं। एडीमा से मुराद सोजिश, पानी का इकट्ठा होना, और मैकुला सेंटर वाले पार्ट को। तो अगर ये हो जाए तो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इसमें वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि मैकुलर एडीमा जो है उसको सबसे पहले आपने क्वांटिफाई करना होता है कि जी कितना मैकुलर एडीमा है, उसको कितना लंबा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। पहले ही ज़माने में हमारे पास इंजेक्शंस होते थे, एंटी वेजेफ जिसे हम कहते थे, वो दिया जाते थे बिकॉज सेंटर में लेज़र आर्गन नहीं काम करती। अब हमारे पास एक नई आर्गन लेज़र मशीन है जिसे कहते हैं सब थ्रेशोल्ड लेज़र। सब थ्रेशोल्ड लेज़र जो मैकुलर एडीमा के अंदर काम करती है, मैकुलर एडीमा के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और वो पेशेंट जिनको हर महीने इंजेक्शन लगता था, उस इंजेक्शन की जगह उनकी लेज़र की जा सकती है। सो अब मैकुलर एडीमा को भी आप लेज़र के साथ ट्रीट कर सकते हैं, सब थ्रेशोल्ड लेज़र के साथ, सेंट्रल थ्रेशोल्ड मैकुलर एडीमा के साथ, नॉट विद द आर्गन लेज़र। अब होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है। अगर सपोज किसी पेशेंट को मैकुलर एडीमा है तो आप उसको देखने के बाद कम से कम 3 से 6 महीने या 9 महीने पहले टीके लगाते थे। 9 महीने जुगन एवरी मंथ पेशेंट की आंखों में टीका लगता था और 9 महीने तक लगता रहता था। ठीक है जी। और अब भी बहुत सारे हैं जो बार बार हर महीने इनको टीके लगाने पड़ते हैं। अब जब से ये लेज़र मशीन आई लेकिन है, जिनकी विजन ऑलरेडी जा चुकी है, मैं एक ऐसी बुजुर्ग खातून को जानती हूँ जो अपने अर्ली 80s में है, अब उनको यही इशू हुआ और उनकी काफ़ी हद तक बिनाई जा चुकी है आंखों की। ठीक है, क्या वापस रिवर्स हो सकती है ऐसे एज ग्रुप में? जो बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट बार बार करते हैं ना, तो वो ऑप्टिक नर्व जो पीछे दिमाग को जा रही होती है वो भी साथ वीक होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक पैपिलोपैथी। ये एक और कंडीशन है, यानी कि आपका पर्दा भी खुश्क हो गया, रेटिना भी ठीक कर लिया, लेकिन स्टिल पेशेंट की विजन अगर डेवलप नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि उसकी नस जो ऑप्टिक नर्व पीछे दिमाग को इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर टोटल रिवर्सिबल नहीं, लेकिन स्टिल डायबिटीज़
डायबिटीज़ को कंट्रोल करके और शुगर को अच्छा मेंटेन करके और कुछ प्रेशर्स को लो करके आप पेपिलोपैथी को भी कुछ टू सम एक्सटेंट रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन स्टे ट्रीटमेंट वो यही है कि जितना अर्ली आप उसको पिकअप करके, मैकुलर एडीमा जब शुरू हुआ कुछ स्पॉट्स थे, कुछ लिपिड्स थे, कुछ पार्ट था, उसको आपने उसी वक्त ट्रीट कर लिया या फोकल लेजर के साथ ट्रीट कर यानी कि लिया, आपने डैमेज मजीद होना रोक दिया। दैट इज इट। बात यह कि व्यूअर्स दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इमीडिएटली जो मसला होता है उसका हल करना है, और एक होता है कि उसको जड़ों से रोकना है। अक्सर आप डॉक्टर पे जाते हैं तो आप बीमार होते हैं, आपको बुखार होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, तो डॉक्टर आपको वॉमिट की दवाई देगा और साथ में आपको दवाई देगा बुखार की, साथ में आपको एंटीबायोटिक दे देगा। एंटीबायोटिक आपकी बीमारी को ख़त्म करती है और बाकी दो चीज़ें आपको कंफर्टेबल कर देती हैं ताकि आप आराम से ये जो भी दिन बीमारी के हैं वो गुजार लें, जिसमें पेन किलर, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो याद रखें कि हम लोग जब पट्टी के ज़ख़म के ऊपर सिर्फ वो लगा देते हैं बैंडेज और मरहम या इलाज नहीं करते तो प्रॉब्लम ख़राब होती है। तो 2 टियर का हमेशा इलाज होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब समझा रहे हैं। तो अगर डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा तो आप रोक के थोड़ा सा बेहतरी की तरफ तो जा सकते हैं, तो बेहतर है कि राइट टाइम अर्ली डिटेक्शन। मैं इवन जुगन अपने पेशेंट से कहता हूँ कि जिस तरह अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मॉप करते हैं, अपना बाथरूम मॉप करते हैं, लेकिन आपने शावर टैप या शावर जो है उसको ऑफ नहीं किया, तो शावर अगर आपने अभी तक ओपन रखा और नीचे से आप मॉप करते जाएं, आप टाकी लगाते पानी भरता जाएगा, पानी फिर भरता जाएगा। ये सेम मैकुलर एडीमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर ये होता है। अगर आपने ऊपर से शुगर कंट्रोल नहीं की, पेशेंट का HbA1c 6 या 7 के दरमियान नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, HbA1c 11 है, 12 है, और आप डायबिटिक मैकुलर एडीमा की ट्रीटमेंट कर ही जा रहे हैं, इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, लेजर्स भी कर रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं। और याद रखिए कि अगर बात मैकुलर एडीमा पे आ गई तो आपके बाकी ऑर्गन्स भी डेफिनेटली इफेक्ट हो रहे हैं। ये मत सोचे कि आपकी सिर्फ आंखें इफेक्ट हो रही हैं। आप जब चेक करेंगे, कुरेदेंगे तो जिगर, गुर्दे, किसी जगह पे, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आप उसको काबू। अनकंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी दवाई ले रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप दवाई भी ले रहे हैं, साथ में आप पंगे भी कर रहे हैं, गलत चीज़ें खा पी भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि दवाई आपके मसले का हल है। तो व्यूअर्स, दवाई हर चीज़ का हल नहीं है। दवाई आपकी एहतियात के साथ इस्तेमाल की जाती है तो आपको कोई रिजल्ट मिलता है और आप बच जाते हैं। बाहर के ममालिक में 50-50 साल लोग डायबिटीज़ के साथ जीते हैं, 100 साल जीत जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसे फौत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं करते। मसला बीमारी का नहीं है व्यूअर्स, हमारे रद्द अमल का है। सो फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर सपोज़ किसी एक पेशेंट को शुगर हो गई है, सबसे पहले वो अपने तमाम चेकअप्स के साथ साथ आँख के पर्दे का लाजिम मुआयना कराएं। और अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट को डॉक्टर ने आर्गन लेज़र शुरू कर दी तो उसका मतलब है 50% उसका डैमेज हो चुका है गुर्दा। तो मेक श्योर करें प्लीज़ अपने एक जनरल हेल्थ, डायबिटिक पेशेंट्स को जनरल हेल्थ, अपनी होलिस्टिक केयर को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने रूटीन चेकअप्स को रखें। प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन क्योर। आप उसको बचा लें उतना ख़राब होने से कि वो हम कहें कि जब रिवर्सिबल नहीं है कंडीशन। थैंक यू वेरी मच। वही वाली बात है न्यूज़, डॉक्टर साहब हमेशा प्रोग्राम पे आके हमें अच्छे मशवरे दे के जाते हैं, अब हम उनको कितना फॉलो करते हैं। ऑनेस्टली आप लोग मुझे बताएं, लास्ट टाइम भी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था हर 6 महीने बाद डायबिटीज़ पेशेंट को अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। आप लोगों में से जो डायबिटिक है या फैमिली मेम्बर्स डायबिटिक है, कौन गए हैं पिछले साल में 2 दफ़ा? 90% लोग नहीं गए होंगे। सो व्यूअर्स, अपनी जान के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम हर चीज़ की जिम्मेदारी उठा लेते हैं लेकिन अपनी जान, अपनी ज़ात, अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी। जान है तो जहान है। ब्रेक के बाद व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। हर जगह AI की बात हो रही है, डिजिटल स्किल्स की बात हो रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे ब्रेक के बाद अबाउट यूथ स्किल्स डे एंड स्पेशली AI एंड डिजिटल स्किल्स की। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल ऑफ गेस्ट्स है। वैसे तो मेरे पास लिखा हुआ है कि क्या रीजंस हैं, और वर्थ यूथ स्किल्स डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस ने ही इस दिन को मनाने का डिसीजन लिया 2014 में।
यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल पहले। मज़ीद इस पे डिटेल्स ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो शेयर करेंगे। यासिर अरफात हमारे साथ हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लीडरशिप कोच हैं और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम जुगन। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। आपके साथ ही हमें ज्वाइन किया है राहील इकबाल ने। अब आप वाइस चेयरमैन हैं पाशा के। पाशा कपड़ों की नहीं बात करी, कुछ और बात कर रही हूँ। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन फॉर आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम राहील। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जुगन, इट्स प्लेजर टू बी हियर। ਤੁਹਾਡਾ इंट्रोडक्शन ही इन्ना औखा है तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ये हम इसकी तरफ अभी आएंगे। देन वी हैव विद अस फहद इकबाल शेख। आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी की फील्ड से रिलेटेड हमें गाइडेंस देंगे और ख़ुद भी माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल थ्री ऑफ यू। आई नो कि आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, बट हमारे व्यूअर्स को भी गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत से लोग अपने प्रोग्राम्स में, स्पेशली मॉर्निंग शोज़ में ज़्यादा फोकस रखते हैं ही हाँ मजाक हल्ले गुल्ले पे। वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है और मज़ा आता है, हम इन्जॉय करते हैं, बट हमारा पॉइंट ये है कि स्किल्स सिखाएं या स्किल्स सीखने की बातें करें, क्योंकि इस वक्त व्यूअर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, फाइनेंसेस का, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है व्यूअर्स, पूरी दुनिया में लोग इस वक्त मुश्किलात से का सामना कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स, आप लोगों के भी 100 जानने वाले होंगे जो बाहर रहते हैं, ऊपर से मैंने तो कनाडा में तालीम हासिल की है। इतने ज़्यादा लोग जो मेरी ही यूनिवर्सिटी, मेरे ही साल में ग्रेजुएट हुए, इस वक्त बेरोज़गार बैठे, क्योंकि कोविड के बाद नौकरियां ख़त्म होती चली गई। लोगों ने रियलाइज़ किया कि वर्क फ्रॉम होम, या बहुत से लोग जो हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों की अपने इदारों में, सिर्फ पोस्ट थी जिनका कोई काम नहीं था एनी मोर, बिकॉज आईटी और उनके एडवेंट से ज़रूरत ही नहीं रही और वो लोग आईटी ट्रेंड नहीं थे, तो बहुत से लोग घर बैठ गए। अब जब लोग 30s और 40s में वेले बैठे हुए हैं, तो जो अगली जनरेशन आ रही है, 30 से कम उम्र के, हमारे मुल्क में 67% पॉपुलेशन है, यानी कि 70% ऑलमोस्ट लोग हमारे मुल्क में यूथ है। वो बेचारे कहाँ जाएं? आगे वाले जो हैं उनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो नए वाले बेचारे कौन सी नौकरियां ढूंढें? और लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं ये सोच के कि ओ हम ग्रेजुएट करेंगे तो लाइनों में लोग खड़े होंगे नौकरी। ये तीनों मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये तीनों की यही उम्मीद थी और मेरी भी यही थी ग्रेजुएशन पे। ना किसी ने पूछा, 6-6 महीने घर पे बैठे हुए भेज रहे हैं अपने रेज्यूमे, सीवे को लिफ्ट ही नहीं करा ला। तो अब तो हालात बहुत चेंज हो गए। ये है बैक स्टोरी। अब आप बताइए सर, आज का दिन फिर मनाने का मकसद क्या हुआ? ओके, आपने आई टोटली एग्रीड विद योर ओपिनियन। देखें जुगन, ऐसा है कि जो दुनिया का एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है। पहले हम बात करते थे कि अगर आपने अमली ज़िंदगी में कामयाब होना है तो डिग्री जो है ना वो काफ़ी है अमली ज़िंदगी में कदम रखने के लिए, और आप सीखते सीखते सीख जाते हैं। बट चूँकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक जॉब करने वाला या एक कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको मार्केट में जॉब चाहिए या उसने अमली ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो नॉलेज के साथ स्किल्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं स्किल्स की बात करता हूँ तो मैं चूँकि एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, तो आई बिलीव कि आपके पास डिग्री है, लेकिन डिग्री के साथ आप बेसिकली जहन बनाते हैं। जी जी, कि आपने किस तरफ जी निकलना बिल्कुल है, और जहन बनेगा तो आईटी की तरफ जी ही जाएंगे बिल्कुल। ना? तो उसमें यह है कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कामयाब होना है तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लाइक आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको टीम वर्क पे यकीन होना चाहिए। तो दुनिया इस वक्त क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और आई मीन कम्युनिकेशन की बात कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जो बच्चा है उसके पास डिग्री तो होती है लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती। मोर देन डैट के इस वक्त हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दुनिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है वो बहुत बदल चुका है। तो इवन आई से कि ये जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो वो लोग जो डिजिटल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने इसमें भी कामयाब होना है तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और वही वाली बात है ना कि यासिर भाई, आपको बेलगाम घोड़े की तरह नहीं निकल जाना। वेरी ट्रू। बिकॉज होता ये है कि हमारा फोकस, आपने देखा है कभी कभी घोड़ों के साइडों पे इस तरह करके उन्होंने लगाई हुई होती है चीज़, उनको हम ब्लाइंडर्स कहते हैं, क्योंकि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चलते चलते। इंसान की भी फितरत ऐसी है, राइट राहील? आप क्या कहेंगे इस बात पे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया ना कि फोकस होना चाहिए। और life में। यासिर भाई जैसे लोग जो हैं, जब मिसगाइडेड यूथ इनके पास आता है या कंफ्यूज्ड यूथ आता है तो ये गाइड करते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या स्किल है। आप समझ आ गए कि यार आईटी या डिजिटल का इसमें एप्टीट्यूड है, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हो उस बच्चे को जो खून देख के बेहोश हो जाता है, डजंट मेक सेंस। जी
अच्छा देखिए, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक डाटा पॉइंट आपने शेयर किया कि वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। माशाल्लाह। हमारी जो यूथ है 60-70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30। अगर आप 250 मिलियन की पॉपुलेशन में पाकिस्तान की देखें यूथ, तो इट कम्स अराउंड के 100-150 मिलियन से ऊपर हमारी सारी यूथ। और ये वो यूथ है जो आपके मुल्क की हमारी तकदीर बदल सकती है। वट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ट्रेन दैम, वी नीड टू टेल दैम कि भी डिजिटल स्किल्स आजकल कितने ज़रूरी हैं। सर आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा AI का आपने वर्ड यूज़ किया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है इस वक्त। आप देखें हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लेके एग्रीकल्चर से लेके आप कोई इस वक्त शोबा उठा लें, AI इज़ इनकलकेटिंग एवरीवेयर। और ये ना सिर्फ बेसिकली दुनिया बदल रही है, लोगों की तकदीरें बदल रही हैं इस वक्त। आपको याद है एक ज़माने में कॉल सेंटर्स का बड़ा एक रेज आया था? जी जी बिल्कुल। आपको पता है व्यूअर्स, वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो एक टाइम की रोटी खा लें, वो करोड़पति, बल्कि कुछ लोग तो अरबपति भी बने हैं जस्ट थ्रू कॉल सेंटर्स, बिकॉज उस वक्त राइट टाइम पे उन्होंने पल्स पे हाथ रख लिया चीज़ की, राइट। बहुत से लोगों ने कॉल सेंटर्स बनाए। आज वही लोग जिनमें से अक्लमंद हैं, अब उनको पता है कॉल सेंटर्स की अब ज़रूरत इतनी नहीं रह रही, तो वो AI की तरफ आना शुरू हो गए हैं। जो लोग आगे का नहीं सोच रहे, उनके कॉल सेंटर्स और उनकी ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, और अब वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए कि हम कहाँ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखिए जो कि इस वक्त डिजिटल स्किल्स का सीखना, आपको दुनिया में एक स्लैंग यूज़ किया जाता है कि भी स्किलफुल सक्सेसफुल। स्किल्स सीखना इतना ही ज़रूरी है आजकल के एक जदीद दौर में जितना कि खाना पीना ज़रूरी है। आप देखिए, मैंने एक नंबर बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन यूथ है दैट इज़ मतलब 150-200 मिलियन के अराउंड हमारी यूथ है। हर बंदा अगर स्किलफुल हो तो एक हमारा जो सक्सेसफुल यूथ एंटरप्रेन्योर है वो $400 से $500 पर मंथ आराम से घर बैठ के कमा सकता है, एज ए फ्रीलांसर या एज ए इंडस्ट्री में जाके जॉब करे, कहीं भी काम करे। पूरी दुनिया में इस वक्त देखें एक दुनिया जो है ना एक ओपन ग्लोबल एक बन चुका हुआ है। US में कंपनीज बैठ के टैलेंट ढूंढ रही है कि यार हमें पाकिस्तान में टैलेंटेड रिसोर्स पूल मिल जाए जिनको हम काम दे सकें और हमें काम डिलीवर कर सकें। तो आप देखें कि ये सिर्फ अगर इसको मल्टीप्लाई करें आप 150-200 मिलियन यूथ को $500 से ज़रब दे लें तो ये नंबर किधर चला जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट, मैं आपके पास वापस आऊँगी बिकॉज अब स्पेसिफिकली करना क्या चाहिए। देखें, हम क्योंकि अभी बात करें कि क्या करना चाहिए, जनरली ये बात करें, लेकिन कैसे करना चाहिए ये मैं सेकंड हाफ में हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देना चाहती हूँ। क्योंकि अगेन, जैसे कि अगर मुझे शौक है कि मैं किसी इस चीज़ की तरफ आऊँ, सॉफ्टवेयर, AI या कोई डिजिटल चीज़ की तरफ आऊँ, इवन एज अ फाइनेंसर या ऐसा बंदा कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, पैसों से पैसे नहीं बनते, पैसों से पैसे नहीं बनते। घर पे पड़ा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आगे किसी चीज़ के अंदर तो वो आपको रिटर्न देता है। लेकिन अगेन, कितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना है या आपने वैसी स्टॉक्स के साथ खेलना है या फिर आपने कोई ऐसा काम शुरू करना है जो सिर्फ आपको नहीं, आपकी अगली जनरेशन्स को भी किस तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं। चीफ फहद, आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जिस तरह अभी हमने बात की ना कि ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज किया है, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, हर चीज़ को चेंज किया है। सो जब एजुकेशन की बात आती है ना तो अभी भी हमारे माइंड में वही चीज़ें चलती हैं कि जी अच्छा हमने बच्चे को उसी तरीके से BA करवाना है, MA करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा MBA हो जाएगा। सो हम लोग ये सोचते नहीं कि अच्छा अब एजुकेशन भी चेंज होती जा रही है। आप देखें कि मार्केट में जो अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि अगर आज आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ग्रिप है तो आप आगे जाके मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जिस तरह हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आप यहाँ पे देखें, जिस तरह राहिल साहब अभी बता रहे थे कि अच्छा हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आप इन चीज़ों में स्किल ले सकते हैं कि अच्छा आपने AI के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर लिया है जिसके ऊपर आपको काम आ गया तो आप इन इंडस्ट्रीज़ में जाके सर्व कर सकते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में जहाँ पे आप डिग्री कर रहे हैं आपके साथ कोई ना कोई स्किल अटैच होना बड़ा ज़रूरी है। और व्यूअर्स, राइट पर्सन से गाइडेंस लें। आपने IT का काम, IT के आम में पढ़ना है और आप और आपने अपनी कंपनी खोलनी है, आपको नहीं समझ आ रही आप क्या करें, आप यासिर भाई के पास चले जाते हैं। अब यासिर भाई आपको ये तो गाइड कर सकते हैं कि हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद HR इशूज़, सारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, आप एज अ बॉस कैसे कम्यूट करें, इवन ये भी आपको गाइड कर दे कि ड्रेसिंग कैसी है। लेकिन कंपनी खोलना तो आपको राहील ही सिखाएंगे ना, या आपको फहद सिखाएंगे,
जिन्होंने ऑन ग्राउंड ये काम खुद किया हुआ है, जो अपने भी काम चला रहे हैं और दूसरों को भी साथ लेके चल रहे हैं। सो ऑल्सो राइट बंदे से गाइडेंस। लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और बात कर रहे होते हैं बिजनेस मैनेजर से, किसी ऐसे बंदे से नहीं बात करते जो खुद रेस्टोरेंट ओनर है। वहाँ पे फिर आपकी इन्वेस्टमेंट रायगा जाती है या वेस्ट होती है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके टाइम की भी हो। यासर भाई, क्या ये करेक्ट बात होगी कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इंसान की होती है सबसे पहले तो अपने वक्त की होती है? Very true. लोग पैसा लेके निकल पड़ते हैं। मुझे ये बताइए, आपने ये $1 मिलियन की स्टेटमेंट बोली है कि जब भी मैं वक्त को डिफ़ाइन करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं, किसी काम को वक्त देते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं फ़ाहद की बात को कंटिन्यू करूँगा और मैं सेकंड भी करूँगा कि बेसिकली जो गाइडेंस की बात हो रही है, तो आई बिलीव कि आज का जो नौजवान है ना, उसके माइंड में वहीं एक ट्रेडिशनल सोच है, वहीं एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि मैं 16 साल तालीम हासिल करूँगा, उसके बाद 21 तोपों की इस्लामी के साथ मुझे ग्रेड 17 की नौकरी मिलेगी। तो आई बिलीव के जी के साथ ग्रेजुएट हुई थी, कसम से वो 6 महीने मुझे नहीं भूलते। 8 करोड़ CV भेजे थे मैंने कनाडा में। ओके 8 करोड़, अच्छा नहीं 8 करोड़ नहीं, कम से कम हो गया। 800 तो भेजे होंगे। ओके, मैं मजाक नहीं करी, 800 मैं गलत नहीं कह रही, क्योंकि डेली मैं सुबह से लेकर रात तक बैठ के ईमेल करती थी और फिर उन जगहों की मतलब लोकेशंस ढूंढ के फिजिकली जाके भी CV छोड़ के आती थी। ओके, मेरी खुदा की कसम कमर रह गई थी सबवे पे ट्रैवल कर करके, और जाहिर ही एक दफ्तर दूसरी दफ्तर, चलो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तो सारी एक ही जगह पे होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, हर जगह। इवन जो डिजिटल डिवाइसेस नहीं बनाते वो खोलने के लिए वो क्या होती हैं, नहीं मैं आपको बताती हूँ, वो जो खुलता है गराज डोर, जी एग्जैक्टली, उनकी भी एक जगह पे मैंने अप्लाई किया और एंड में जॉब वहीं पे मिली। ओके, सो जहाँ पे वो ओपनिंग गराज डोर्स की वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती जो आप गराज डोर के ऊपर लगाते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस में नौकरी मिली। आई वाज टॉकिंग जुगन के जो इस माइंडसेट से ना हमें निकलना है। देखें, आज का नौजवान कहता है कि जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। तो आई बिलीव कि आपके पास स्मार्टफोन है, आप सारा दिन डोम स्क्रॉलिंग करते हैं, टिकटॉक पे रील्स देखते हैं, आप अपना वक्त बचाएं, अपने वक्त को पॉजिटिवली इन्वेस्ट करें। और आज के दौर में जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूट्यूब पे IT से लेके AI से लेके डिजिटल लर्निंग से लेके जितनी आपकी IT स्किल्स हैं, उस पर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत से कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत से इदारे हैं जिन्होंने शानदार किस्म के कोर्सेज़ ऑफ़र किए हुए हैं। आप क्या करें, आप यूट्यूब पे इन चीज़ों को सीखें, लोकल मार्केट में काम करें, इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, घर बैठे आप हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं, जैसा कि ये रहील भाई ने कहा। यहाँ पे व्यूअर्स हमें ब्रेक की तरफ जाना है, मैं किचन में भी जल्दी से नज़र डालना चाहूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद आई गेस मैंने राहील से और फहद से दोनों से यही सवाल करना है कि आजकल तो जहाँ पे लोग नौकरियों से हट रहे हैं वहाँ पे हर बच्चा घूम के कह रहा है डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना बेटा लास्ट ईयर मुझे कहता है, मामा जब उसको कनाडा जा रहा था तो उसको तरा निकल रहा था जाने से, तो कहता है मामा यार डिग्री की क्या ज़रूरत है, आजकल तो स्किल बेस्ड काम चल रहा है, तो कोई स्किल ही सीख लेता हूँ। तो अब क्या डिग्री गैर ज़रूरी हो गई है? ये गाइडेंस भी हमने अभी लेनी है अपने एक्सपर्ट से। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, क्या सिचुएशन है बेटा? सिचुएशन ये है कि चिकन टिक्का मैक्रोनी जैसे आप तैयार बिल्कुल करके जा चुकी थी, तो हमने सिर्फ इसको डिश आउट करना था और गार्निशिंग करनी थी। गार्निशिंग मैंने उसको स्प्रिंग अनियन के साथ की है, आप इसको केचप या चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। और यहाँ पे व्यूअर्स एक और बात कहूँगी कि देखिए, खाना हर बंदे ने खाना तो खाना होता है। फूड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपकी IT हेल्प कर सकती है। वेदर यू स्टार्ट एन ऑनलाइन फूड बिजनेस या आपका रेस्टोरेंट है और वो सही नहीं चल पा रहा, उसको आप उसके अंदर आपने IT सॉफ्टवेयर वगैरह ये चीज़ें इन्वॉल्व कर दी, ऑनलाइन आपने मेन्यूज़ क्रिएट, मतलब हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में अब AI और डिजिटल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यासिर अराफात हमारे साथ है। इनका नाम जब इनिशियली मैंने सुना मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, यासिर अराफात ही नाम है ना? आपको पता है और भी लोगों का नाम। फ़लस्तीन के सदर थे, क्रिकेट टीम के बॉलर। हाँ, तो मैंने कहा ये तो अम्मा अब्बा ने बड़ा सोच के नाम रखा था आपका। कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर। देन वी हैव राहील इकबाल विद अस, वाइस चेयरमैन ऑफ पाशा व्हिच इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। उसके अलावा अपना भी इनका बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह प्राइवेट काम है,
अरफा करीम टावर में, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही क्या करे तो उनको जाके तंग कर लें। चले जी, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा आपके ऊपर और जिम्मेदारी डाल देती हूँ। और फ़हद भी वहीं पे होते हैं, इनके साथ काम करते हैं, फ़हद इकबाल शेख, आप IT एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैं। राहिल, क्योंकि अब गुफ्तगू को हमने वाइंड अप की तरफ लेके जाना है, तो फिर क्या करें? देखिए सबसे और डिग्री वाली जो मैंने बात की थी कि आजकल हर बच्चा घूम के कहता है, यूथ से बात करो कहते हैं डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए डिग्री आपकी एसोसिएशन होती है यूनिवर्सिटी के साथ, आपके फेलोज़ के साथ। आप यूनिवर्सिटी खाली डिग्री लेने नहीं जाते, आप एक एक्सपोजर लेने जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपको वहाँ 15 डिसिप्लिन मिलते हैं, जिसमें से आप एक डिसिप्लिन में एक डिग्री ले रहे होते हैं। यू इंटरेक्ट विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आपके कनेक्शंस बनते हैं वहाँ पर, वही कनेक्शंस आगे आप पे काम आते हैं। जब आपके अपना एज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करते हैं, वही कनेक्शंस, वही एक्सपोजर, वही लोग आपके कल को पार्टनर्स बन के यू रेज मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आपको पता लगता है कि 5 साल बाद आपने यूनिकॉर्न खड़ी कर ली है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप डिग्री इसलिए लेने जाते हैं कि जी फॉर अ पीस ऑफ पेपर, नो, एंड टू सिक्योर अ जॉब, नो नो नो। आजकल के दौर में डिजिटल स्किल्स सीखना विद डिग्री इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आजकल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारे पास इवन आरफा टावर में हमारे 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को बिफोर डिग्री प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि दे नीड टू लर्न अ स्किल। और आप उनमें भी इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, मेरे अपने बच्चे जो है ना वो इस वक्त पाइथन पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और आपकी दोनों बेटियां आपके ऑफिस भी आती हैं? बिल्कुल, वो यूनिटी के ऊपर गेम डेवलपमेंट सीख रही हैं। क्या बात है। सो ये वो अब देखिए ना, जो लोग, अगर आप बुरा ना मनाएं, अब देखें राहिल ने क्या किया, बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अपनी बेटियों को दफ्तर लाना शुरू हो गए। अगर उन्होंने यही अपनी बेटियों को कहा था कि तुम दोनों ने अब IT करना है, आजकल के बच्चे नहीं सुनते इस तरह। आपने उनका इंटरेस्ट पैदा करना है। अब मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरी 4 साल की बेटी और मेरा 8 साल का बेटा कोडिंग क्लासेस पे जा रहे हैं आजकल समर स्कूल में। हसन का इंटरेस्ट पैदा हो गया, नूर इतनी खास इंटरेस्टेड नहीं है, अगले साल फिर ट्राई करूंगी नूर के साथ। बात ये कि इंटरेस्ट पैदा करते हैं व्यूअर्स। कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो पैदा होते ही जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। जी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली जब आप कैरियर कोचिंग करते हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास, वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, इतनी हमारे पास यूथ है, वो आते हैं, उनको स्किल सिखाना। देखिए 3 से 4 महीने लगते हैं फ़हद के इंस्टीट्यूट में, 3 से 4 महीने में एक बच्चा स्किल सीख के, और उसके बाद उसके पीछे हम आते हैं कि यार आप हमारे पास नौकरी कर लें, काम कर लें, एक अच्छा 3D मॉडलर, एनिमेटर है, या एक AI डेवलपमेंट प्रोग्रामर है, इवन एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लेता है। हम उसको कहते हैं यार यू कम वर्क विद अस, वो कहते नहीं सर मैं सोचूंगा कि मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मेरे पास ऑनलाइन काम, मुझे बाहर की कंपनीज अप्रोच करनी है काम करने के लिए। सो यू सी इफ़ अ डेवलपर इज़ गेटिंग $8,000 अ मंथ इन USA, here even $3,000 to $4,000 is a lot of money we're talking about. So मैं यही कह रहा हूँ कि देखें अगर 150 से 200 मिलियन की हमारी यूथ है, और एक बच्चा अगर $400 से $500 महीने के कमा सकता है, हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। माशाल्लाह। देखिए ना, 400 से चले $500 का कैप लगा लें तो यू लुकिंग अबाउट 1,40,000, 1,45,000, 283, 240, 285 पे इस वक्त डॉलर पना हुआ है, 285, 286 पे। सो बात ये कि देखिए 1.5 लाख अगर एक यंग बच्चा कमा रहा है, लेकिन मसला पता है कहाँ आता है, आपने स्किल सीख ली और आपने वो काम किया, अब आप एक सीलिंग को हिट करेंगे ही करेंगे जहाँ पे आप 1.5 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। उसके लिए मजीद स्किल डेवलपमेंट, राइट के रॉन्ग फ़हद? बिल्कुल ठीक है जी। ये दुनिया तो वो है जिसमें आपने करते रहना है, राइट? बिल्कुल। देखिए ये जो डिबेट है ना डिग्री और स्किल वाली, ये हमेशा चलेगी। मैंने आज तक इस चीज़ के ऊपर कभी एम्फेसाइज़ नहीं किया कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आप वैल्यू किस चीज़ में ऐड कर रहे हैं, बेशक वो डिग्री के थ्रू कर रहे हैं, बेशक वो स्किल के थ्रू कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम जितना मर्जी लोगों को ट्रेन कर लें, वो उस फील्ड के अंदर ना सीरियस नहीं हो पाते। आज मुझे एक बात बताओ, अगर हर बंदा, अगर पैसे कमाना इतना आसान होता तो क्या हर बंदा अरबपति ना होता? हाँ, और यही बात मैं लोगों को समझाती हूँ कि अरबपति में और उस बंदे में जो रोजी रोटी एक ढेला नहीं कमा सकता, वो दो चीजें हैं, एक डिटर्मिनेशन और परसेवरेंस कि मैंने कुछ करना ही करना है, और दूसरी बात अनथक मेहनत। बिल्कुल, रातें जागनी पड़ती हैं भाई, काम करना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, बेइज्जतियां भी करानी पड़ती हैं, अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, स्किल सीखनी, फिर कहीं जाके बंदा कितने मुश्किल मरलों से कोयला गुजरता है तो वो कहीं जाके हीरा बनता है। तो यहाँ पे लोग ना बड़ी जल्दी अपने ट्रैक से हट जाते हैं। आप अगर आज किसी को एक स्किल रेफ़र करें ना कि जी आप आके डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आप ई कॉमर्स सीख लें या वेब डेवलपमेंट सीख लें, सो वो क्या होगा कि 3 मंथ सीखेगा
और उसके बाद उसको समझ नहीं आएगी, फिर वो अपनी फील्ड चेंज करेगा, फिर 6 महीने बाद अपनी फील्ड चेंज करेगा। सो ये जो फील्ड स्विच करना होता है ना, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके कैरियर के ऊपर। अगर आप एक ही फील्ड के ऊपर लगे हुए हैं और वहीं पे फोकस कर रहे हैं, आपकी डिटर्मिनेशन वहीं पे है, सो वो रिजल्ट आपको देगी इन एनी केस। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। मैंने जब होस्टिंग शुरू की थी व्यूअर्स, तो शुरू में एक सर्टन अमाउंट कमाती थी, आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसकी अर्निंग में। बड़े पॉइंट्स आए जहाँ पे होस्टिंग के नहीं भी थे काम, ऐसा टाइम भी आता था जहाँ पे 6-6 महीने साल नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी मैं वापस उसी लाइन में घुस जाती थी, क्योंकि मुझे पता था ये मुझे सूट करता है और मुझे ये पसंद है काम। सो व्यूअर्स, नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स का क्या पैगाम देंगे तीनों जी? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले तो जेन ज़ी अल्फ़ा जनरेशन से ये कहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप अर्जेंसी मोड से निकलें, बिकॉज वी यूज्ड टू सी सो मैनी यंग गाइस कि उनके अंदर एक बड़ा पैशन होता है, वो कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ौरी पैसा आ जाए। तो फ़ौरी कोई चीज़ नहीं आपको मिलती। आपको उसमें, जैसा कि जुगर ने कहा, कि कंसिस्टेंसी के साथ आपने पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपनी पूरी एफ़र्ट्स लगानी है। दूसरा ये है कि देखें, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते किसी महंगी यूनिवर्सिटी में आपको एजुकेशन देने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही लेनी है। आपने मैट्रिक किया है, आप टेप्टा के कोर्सेज़ करें, आप टेक्निकल एजुकेशन सीखें। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में उनकी एक बड़ी तादाद है लोगों की कि जो ये टेक्निकल कोर्सेज़ करके अपने मुल्क की इकॉनमी में रोल प्ले करते हैं। एंड लास्टली ये है कि अगर आपने डिग्री नहीं लेनी तो आप छोटे छोटे IT कोर्सेज़ कर लें 3 महीने से 6 महीने के, लाइक वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो इसमें आप जितना सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री भी लें और मुल्क की इकॉनमी में रोल प्ले करें, और इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। बिल्कुल सही जी। राहिल सर, सिर्फ 2 बातें करूँगा। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। स्किल सीखते रहें, बड़ों से सीखें, बात सुने, बात माने, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के साथ, परसेवेरेंस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव और विजन की तरफ लगे रहें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू जी। बात देखिए, ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ना, जो मैंने अब तक सीखा है अपनी लाइफ से, वो कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन के ऊपर देखिए IT फोकस का कर बंदा लें, क्या कह रहा है, IT का बंदा जो खुद एंटरप्रेन्योर है वो आपको क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किस तरह सीखोगे अगर लोगों से ही नहीं मिलोगे? अगर आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपको लाइफ में आपके टारगेट अचीव करके देगा। सो आपने अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी आपको। हमारे शो पे आए थे बदर तनवीर, फॉरेक्स ट्रेडर है, आपको याद होगा व्यूअर्स। ही केम ऑन द प्रोग्राम और उनसे बात की। अब बदर में और बाकी फॉरेक्स ट्रेडर्स में क्या फ़र्क है? उस बच्चे को कम्युनिकेशन आती है। इन हिज 20s अपना घर बना लिया दुबई में, लाहौर में, पता नहीं घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली। और मैं क्योंकि उस बच्चे को पर्सनली भी, मेरा उसके साथ इधर शो पे आने के बाद एक ताल्लुक डेवलप हुआ, तो मुझे पता है कि वो बच्चा माशाल्लाह एक हाई अचीवर है, लेकिन उसकी अचीवमेंट अगले लेवल पे पहुंची। उसने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली। उसने रियलाइज़ किया कि मैं यूट्यूब पे शोज़ करूंगा, ये करूंगा, मेरे पास और लोग आएंगे, मैं और पैसे कमाऊंगा, वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, आपने उसी लेवल पे चलना है। जैसे कि आपने कहा कि $400-500 कमाने हैं महीने के, या आपने लाखों डॉलर महीने के कमाने हैं, या खरबों की तरफ जाना है। ये आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपके इस पे डिपेंड करता है। ये जो कानों के बीच में एक ग्रे मैटर दिया ना अल्लाह मियां ने, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और हर सिचुएशन को पॉजिटिवली अपने लिए मैनिपुलेट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम या हमारे बच्चे कभी भी नाकाम होंगे किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन अगर नाकाम होते भी हैं तो उसको कामयाबी की तरफ एक और स्टेप बढ़ाने की तरफ एक डायरेक्शन समझें। यहाँ पे प्रोग्राम को अपने क्लोज करेंगे। AI, डिजिटल दुनिया, दैट इज़ द वे टू गो अलॉन्ग विद सॉफ्ट स्किल्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।